आज सेकंड लेक्चर वो जो थी लर्निंग में ग्रामर का लेकर के हम लोग आ गए। उम्मीद है कि पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैंने कही थी कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपटीशन जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, यूपीएससी के लिए, या फिर कैट मैट की एग्जामिनेशंस होती है, इन सारे लेवल के लिए इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक क्लास रखा, प्रॉपर नाउन से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते थे मैंने बताया। फिर 2-3 सेशन के बाद हम एक रखेंगे तो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, एक बात आप समझेंगे कि हम लोग जैसे इसको पढ़ रहे हैं, चैप्टर के ट्रिक्स को पढ़ा, रूल को पढ़ा, उसके बाद एक सेशन ये भी रखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। बस मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, प्रॉपर नाउन के बाद आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काउंटेबल नाउन। चलिए आपको ये भी समझा दे कि काउंटेबल नाउन क्या है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, डिफिनेशन रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। वर्ड को समझिए, सब कुछ क्लियर है। अब यहां देखिए, ये है काउंट, ये ले लीजिए, और ये है एबल। अब इसको ऐसे समझिएगा, काउंट का मतलब क्या हो गया, गिनना या गिनने कह लीजिए, और एबल का मतलब क्या हो गया, योग्य। अब ये जो चीज है ना, गिनने योग्य, कहने का मतलब ये हो गया कि जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल की श्रेणी में आ गया। बॉय है, हॉर्स है, डॉग है, और समझ सकते हैं आप काउंटेबल किसको कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट कैन बी either in singular number और in plural number। ये दोनों ही नंबर में हो सकते हैं। अब देखो सारा खेल यहीं पर है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर काउंटेबल के हो सकते हैं। अब जितने भी एरर्स आते हैं ना, मैक्सिमम एरर्स इस पे आते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर नंबर तो बहुत आसान है। हाँ, नंबर आसान है, एस कहां लगाते हैं, ई एस कहां लगाते हैं, लेकिन जब एरर के सेक्शन में आते हैं तो वही चीज समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ट्रिक पर आप ध्यान ना दें तो। अगर रूल्स को पकड़ के ना चलें तो मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक एक करते हैं। अब काउंटेबल नाउन को अगर क्लासिफाई कर दें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉमन नाउन। अब देखिएगा केवल ये जो सिंगुलर प्लूरल है वो कहां कहां आपको फंसाएगा उस पर देखिएगा। एक हो जाएगा कॉमन नाउन और दूसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अच्छा, हिंदी में भी नाम अगर आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक उठाते हैं कॉमन नाउन, और इस वीडियो में हम कॉमन नाउन को पूरा डिस्कस करेंगे। फिर अगला लेक्चर चलेंगे कलेक्टिव नाउन, फिर चलेंगे अनकाउंटेबल पर। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में आपको क्या समझा सकते हैं हम लोग। आज पूरा जो आज का सेशन है वो कॉमन नाउन पर में है। कॉमन नाउन से कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है। चलिए यहां पे ले लिया हमने कॉमन नाउन। एक बात देखिए, फिर मैंने कहा कि डिफिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं, डिफिनेशन बस समझिए क्या है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो मोटी मोटी बात समझिए, मोटी बात क्या है, रेफर्स ए क्लास, किसी क्लास को रेफर करेगा। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जिससे किसी जाति का बोध हो। जाति का बोध हो मतलब क्या, जैसे हमने काऊ कह दिया, जैसे हमने डॉग कह दिया, ये सारे ईटीसी। अब ये सारा जो है, अच्छा देखिएगा एक बेसिक बात आपको बता दूं कि ये ईटीसी लिखना भी एक चीज आपको समझना होगा। हर जगह ईटीसी भी नहीं लिख सकते, वहां भी आपको रूल्स को समझना होगा कि कहां पर्सन्स है तो पर्सन्स है तो एंड अदर्स लिखना पड़ता है,
और अगर नॉन लिविंग और एनिमल्स हैं तब इट लिखना पड़ता है। इस चीज़ को आप समझिएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते और रिजल्ट ये होता है कि बाद में जाके वो एरर कर जाते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए। काऊ हो गया, डॉग हो गया, इटीसी कर लीजिए। तो रेफर से क्लास एक जाति का बोध कराता है। दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात याद रखेंगे कि इट हैज बोथ रेफरेंसेस। अब आप कहिएगा सर ये क्या वाला है, रेफरेंसेस, इसके दोनों रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से रेफरेंस? पहला कहलाता है जेनेरिक और दूसरा कहलाता है स्पेसिफिक। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, स्पेसिफिक। अब गौर करिए, स्पेसिफिक। देखिए कई लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भैया कॉमन नाउन है, जाति दिखाएगा तो हर जगह ये जाति ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कुछ, दोनों रेफरेंस है, जेनरिक भी है और स्पेसिफिक भी है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं जेनरिक और स्पेसिफिक क्या है। थोड़ा सा कभी कभी बातें थोड़ी सी कठिन लगेंगी, लेकिन समझेंगे तो बहुत आसान चीज है। जेनरिक किससे बना है? अगर गौर से देखिए, देखिए इंग्लिश को आप वर्ड को देखेंगे ना तो नंबर ऑफ वर्ड 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन रूट को देखेंगे तो रूट 40,000 45,000 के आसपास रूट है। तो वर्ड के रूट को पकड़िए, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। जेनरिक वर्ड जो है वो जनरल से बना है। अब इसका मतलब क्या है उस पर जाइए। क्या कहता है? व्हेन ए, ध्यान से देखिए, व्हेन ए कॉमन नाउन, जब कोई कॉमन नाउन रेफर से क्लास, किसी क्लास को रेफर करे, रेफर से क्लास, इट इज कंसीडर्ड, इसको मान लिया जाता है टू बी ऑफ जेनेरिक रेफरेंस। तो इसको मान लेते हैं कि वो किस रेफरेंस में है? जेनेरिक रेफरेंस में है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां देख लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, समझिए थोड़ा। क्या कहा कि जब कोई कॉमन नाउन क्या दिखा दे? एक क्लास को दिखा दे। इसी पर फोकस करिए। कोई कॉमन नाउन किसी क्लास को दिखाए तो इसको कैसा रेफरेंस मानेंगे? जेनेरिक रेफरेंस। अब आप देखिए कैसे, एक छोटा एग्जांपल दिखाते हैं। एक सेंटेंस लिखा, ए काउ गिव्स मिल्क। अब यहां देख लीजिए, गिव्स मिल्क, देखिए जेनेरिक रेफरेंस कैसे दिखता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द काउ गिव्स मिल्क, यहां भी लिख सकते हैं गिव्स मिल्क। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं काउज गिव मिल्क। सब एक ही चीज है, ध्यान पर दीजिएगा। इस सेंटेंस में कहीं किसी में कोई अंतर नहीं है, सबकी मीनिंग सेम है। यहां आपने क्या लिखा है? ए काउ लिखा है पहले सेंटेंस में, दूसरे में क्या लिखा है? द काउ लिखा है, और तीसरे में क्या लिखा है? काउज लिखा है। ओवरऑल तीनों लिख करके हम क्या दिखा रहे हैं? तीनों लिख करके हम बस गाय की पूरी जाति दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए काउ गिव्स मिल्क। क्या मतलब है? एक गाय दूध देती है, बाकी कुछ और देती है क्या? सारी गायें दूध देती है। गौर करिए, इसका मतलब है कि पूरी जाति की बात कर रहे हैं, हम कुछ दूसरा नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं गाय दूध देती है, गाय मतलब दुनिया की सारी गाय। फिर यहां पे द काउ में आ गए, फिर वही बात है, गाय दूध देती है। काउज में आ गए, थोड़ा सा बदला, गायें दूध देती है, तात्पर्य वही है। तो गौर करिएगा, इन तीनों जगह पर में हमने जो काउ का यूज किया है वो पूरे जाति को दिखा रहा है। तो ये सारा किस रेफरेंस में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे इसे? जेनेरिक। तो कभी इस चीज को समझिए कि कॉमन नाउन जेनेरिक तब होता है जब पूरी जाति को दिखाए। अब कहिएगा सर ये स्पेसिफिक क्या है? तो यहां समझिए, व्हेन ए कॉमन नाउन refers, when a common noun refers a unit, एक यूनिट को रेफर करे, और यूनिट्स या फिर एक से ज्यादा यूनिट्स को रेफर करे, तो we consider it, हम उसे मान के चलते हैं to be in specific reference। देखिए बहुत आसान है, समझिए थोड़ा सा। क्या कहा? अब इसमें क्या कह रहे थे? जब पूरी जाति को दिखाए तो जेनरिक है, और ये क्या हो गया? अगर किसी एक यूनिट को दिखाए या एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने काउंट कर सकते हैं, तो वो यूनिट या यूनिट्स को दिखाएगा तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा।
अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं ए काउ इज ग्रेजिंग, क्या मतलब निकला भैया? मतलब निकला गाय चर रही है। बस बात समझ गए, गाय चर रही है। अब ये जो बात आ गई कि ए काउ इज ग्रेजिंग, तो क्या हमने पूरी दुनिया की गाय की बात करी? नहीं, हम बस एक गाय की बात कर रहे हैं जो सामने चल रही है, तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस है। हाँ, इसकी जगह पे हम ये भी कर देना, यहां पे बेसिकली चल जाए। अच्छा, एक मिनट में थोड़ा सा पहले क्लीन कर लूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लिख चुका हूं और शायद नीचे वाला आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक ले लेते हैं ऐसा, काउज आर, मान लो सम लगा दिया, सम काउज आर ग्रेजिंग, कुछ गायें चर रही हैं। अब यहां पे देख लीजिए, कुछ गायें, हम दुनिया की सारी गायों की बात नहीं कर रहे, हम उन्हीं गायों की बात कर रहे हैं जो चर रही है, तो ये भी स्पेसिफिक रेफरेंस है। तो कॉमन नाउन का मतलब ये मत समझ लीजिए कि कॉमन नाउन का मतलब है पूरी जाति है, नो डाउट, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन पूरी जाति के साथ साथ एक यूनिट को भी दिखा सकता है और एक से ज्यादा यूनिट को भी दिखा सकता है। जेनरिक तो है ही, साथ साथ स्पेसिफिक भी है। अब आइए, कॉमन नाउन से क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? ये तो आपको मैंने कॉमन नाउन को डिफाइन करके समझा दिया और ये समझा दिया कि कॉमन नाउन से हम दिखा किसको सकते हैं। अब जरा सा कॉमन नाउन से हम ये देख लें कि सवाल कहां से आते हैं। तो सवाल आएंगे कहां से? क्लासिफिकेशन से। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर कॉमन नाउन को भी क्लासिफाई करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन देख लें, दो भाग में लेते हैं कॉमन नाउन को। सबसे पहला, कॉमन नाउन बाय नेचर, कॉमन नाउन बाय नेचर। चलिए, ये ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, नेचर के हिसाब से कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन बाय नेचर है, इसका मतलब क्या? आपको देखते के साथ लगे कि सामने वाला नाउन कॉमन नाउन है, आसानी समझिए। जैसे काऊ कह दें, देख के ही लगता है जाती है। आप डॉग कह दें, देख के ही लगता है जाती है। आप मैन कह दें, देख के ही लगता है जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन नाउन बाय नेचर है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन कहां आता है कॉमन नाउन से? ये दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कॉमन नाउन बाय फॉर्मेशन, कॉमन नाउन बाय फॉर्मेशन, बाय फॉर्मेशन। चलिए भैया, ये सवाल पर में थोड़ा सा आ जाइए। अब देखिए, ये नेचर से था, मतलब एकदम नैसर्गिक, देख के ही लग रहा है कि जाती है। और ये क्या है? बाय फॉर्मेशन। बाय फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि कॉमन नाउन बनाया जाएगा। कैसे बनेगा? तो देख लीजिए, कहता क्या है? व्हेन द इज यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल है द। व्हेन द इज यूज्ड before an adjective, an adjective, जब द का यूज किसी एडजेक्टिव के पहले होता है, एक कॉमन नाउन, तो एक कॉमन नाउन जो है, एक कॉमन नाउन गेट्स फॉर्म्ड, तो क्या हो जाती है? एक कॉमन नाउन फॉर्म हो जाती है। बात ध्यान से समझिए, क्या कह रहा हूं? जब आप किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? एक कॉमन नाउन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत आसान सी बात है। मतलब क्या कहा? फॉर्मूला याद रखिए, द लेंगे और द के साथ क्या लगा देंगे? एडजेक्टिव। अच्छा, अभी एक मिनट रुकिएगा, आप समझिएगा थोड़ा सा। तो आपका क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। अब आप देखिएगा, दो बातों को समझिए, कैसे कॉमन नाउन बना। देखिए, कोई भी चीज किसी से बनता है तो पहले उसको समझना जरूरी है। एडजेक्टिव क्या है भैया? एडजेक्टिव उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है भैया? तो कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी जाति को दिखाता है। अब सवाल है कि एडजेक्टिव के पहले द लगाएं तो ये कॉमन नाउन कैसे बना? ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, सवाल आता है तो उसका जवाब भी बनेगा। और सवाल अगर आ रहा है तो थोड़ा खुश हो जाइए कि आप पढ़ रहे हैं। सवाल अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उतना मेहनत नहीं कर रहे। तो मेहनत कर रहे हैं तो फिर सवाल तो बनना ही है, सवाल का जवाब भी हम लोग ढूंढेंगे, मिलकर के मेहनत करेंगे तो हो जाएगा।
एक बात समझें कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बेसिकली अगर हम मेहनत करते चलें तो कैसा भी एग्जाम हो हम निकाल सकते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ भी हमसे बचा नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। अब जरा देखिए इस प्रॉब्लम को समझाता हूं। मैंने क्या कहा, पहले यहां पे द ले लें और द के साथ में हम क्या लगा दें, एडजेक्टिव। सारा क्वेश्चन यहीं बनेगा, एकदम फोकस, ठीक है। तो सामने क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। अब आप कहिएगा कैसे, तो पहले हम बना के ही आपको दिखाते हैं। एडजेक्टिव क्या है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब कुछ वर्ड लेते हैं एडजेक्टिव में, एक वर्ड लिया रिच। अच्छा रिच एडजेक्टिव है, एक काम करते हैं, नाउन को कैसे क्वालिफाई करता है, हमने यहां पे लगा दिया बॉय, रिच बॉय, क्वालिफाई किया। सोच के देखिए, बॉय मतलब लड़का और रिच लगाया अमीर लड़का। एक काम करते हैं, इसके पहले एक आर्टिकल ए लगा देते हैं, ए रिच बॉय, एक अमीर लड़का। एक काम करिए, एक ले लीजिए ब्लाइंड। ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, मतलब हुआ अंधा। मान लीजिए यहां हमने गर्ल लगा दिया, ब्लाइंड गर्ल। अच्छा गौर करिए, आर्टिकल भी लग जाएगा, ए ब्लाइंड गर्ल, एक अंधी लड़की। तो ये ब्लाइंड क्या कर रहा है, इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये देख लीजिए, क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इसके पहले हम द लगा दें। मान लीजिए हमने लिख दिया द रिच। अब द रिच का मतलब क्या हो गया, फिर जैसे हमने लिख दिया द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हो गया। जैसे हमने लिख दिया द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया। बस इस पे फोकस डालिए। तो द रिच, रिच का मतलब था अमीर, और द रिच का मतलब क्या हो गया, अमीर लोग। बस मामला यहीं पर आकर के उलट गया। अब ये रिच था, इसका मतलब अमीर था, जो कि बॉय के साथ लगा तो अमीर लड़का बन गया। और जैसे द लगाए, इसका मतलब क्या हो गया, अमीर लोग। तो दुनिया में जितने अमीर हैं उनकी जाति इससे प्रदर्शित हो गई। सिंपल सी बात है। हम कहते हैं द पुअर, फिर क्या हो गया, गरीब, और फिर आगे आ गया लोग। हम कहते हैं द ब्लाइंड, अंधे लोग, पूरी जाति को दर्शा दिया। इसलिए इसको हम अब क्या बोलेंगे, अब ये एडजेक्टिव नहीं रह गया, द के साथ लगने से ये क्या बन गया, ये सारे के सारे कॉमन नाउन बन गए। ठीक, अब यहीं पर से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए कुछ बातें इस पर देखेंगे कि सवाल कैसे कैसे आते हैं और कैसे इसके ट्रिक को हम संभालेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां तक लिख लिए सारे, आप इनके नोट्स को बनाते जाइए और आगे चल के वेबसाइट्स पे भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। और सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन, अध्ययन और मनन, एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत देर पढ़ना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 19 घंटा 20 घंटा पढ़ते रह जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, एक बात समझिए कि आपको लिमिटेड टाइम मेहनत करें, लेकिन वो रोज करें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, अब देखिए एक बात याद करना है, मैं यहां लिखता हूं थिंग्स टू रिमेंबर, यह आपके लिए भी है। थिंग्स टू रिमेंबर मतलब आप बाकी बातों को कितना याद रखते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि इन बातों को कितना याद रखते हैं। पहली बात कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, द के साथ जब एडजेक्टिव आएगा तो इज प्लूरल इन नेचर, ये अपने आप में प्लूरल इन नेचर है। बस ये लाइन याद रखिए एकदम से, इस पे बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। द प्लस एडजेक्टिव इज प्लूरल इन नेचर, हेंस, इसलिए क्या भैया, तो ए में वी नीड नॉट एड एस, हमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं। कहीं आपको यह लगता हो कि गरीब लोग एक से ज्यादा दिखाना है तो हम ऐसा करते हैं कि द लेकर के हम यहां पे पुअर्स लगा देते हैं, यह गलत हो जाएगा भाई साहब। ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस एक कॉमन एरर बन जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए। दूसरा क्या रखिएगा, वी नीड टू यूज प्लूरल वर्ब आफ्टर इट, इसके बाद
प्लूरल वर्ब विथ कर दीजिए, विथ द प्लस एडजेक्टिव। जहां कहीं भी द प्लस एडजेक्टिव लेंगे तो उसके साथ में वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि नेचर ही प्लूरल है। जैसे हम कहते हैं द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। अब यहां पे इज कर देंगे, बस सारा गड़बड़ हो गया। एरर क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में द ब्लाइंड आएगी, यहां पे या तो इज कर देंगे या ब्लाइंड में एस लगा के दे देंगे। अगर ये रूल आपको पता है तो ये दोनों एरर आपके पकड़ में आ जाएगा। तो बस एरर को पकड़ना सीखिए कि एरर कहां से आएगा। इसी जगह से एरर आ सकता है, प्लूरल में नेचर है तो। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, एक चीज आपको याद हो गई होगी कि क्या याद रखना है। अच्छा, दूसरा हम लोग आ जाते हैं सेकंड थिंग पर में, और वो सेकंड क्या है? सेकंड है कि वी नीड नॉट यूज पीपल। हमें पीपल का यूज नहीं करना है विथ द प्लस एडजेक्टिव। कभी भी द के साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि यह पीपल यूज नहीं होगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों? एक मजाकिया तरीके से देखिए तो मान लीजिए हमने यहाँ पे द लिया और द के बाद में हमने यहाँ पे ब्लाइंड लिया और ब्लाइंड के बाद में हमने यहाँ पे पीपल लिया। अब थोड़ा सा आप मैथमेटिकली भी चलिए, द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया? अंधे, ये आ गई, ठीक है। और ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब है अंधे लोग। एक अलग से आपने पीपल लिया, फिर ये यहां पे लोग हो गया। अब गौर करिए, इतने का ही मतलब अंधे लोग है तो ये अलग से लोग क्यों लेंगे? क्या लिखना है? अंधे लोग का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं कर सकते। तो इस कारण से ये पीपल कभी नहीं लगाएंगे। अब फिर यहां पे क्वेश्चन फंसने वाला है। आपके दिमाग में ये आ रहा है पीपल नहीं लगाना है, एकदम नहीं लगाना है, क्योंकि लोग ऑलरेडी इसके अंदर है सेंस, अलग से हमें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर रुक जाइए, पीपल के अलावा कई लोग सोचते हैं क्या हम पर्सन लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सर प्लूरल लगा सकते हैं पर्सन्स, हाँ वो भी लगा सकते हैं। क्या हम बॉय लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं। बॉयज लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं। अब आप कहिएगा सर ये क्या बात हो गई, ये सब क्यों लगाएंगे? तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि कॉमन नाउन का स्पेसिफिक और जेनरिक दोनों रेफरेंस है। तो अगर कॉमन नाउन से एक यूनिट दिखाना है तो सिंगुलर उसके बाद नाउन का लगना इस द प्लस एडजेक्टिव के बाद हो सकता है। मान लो हमें एक अंधा आदमी दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे भैया? द ब्लाइंड पर्सन लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें एक आदमी की बात करनी है। मान लीजिए हमें एक से ज्यादा आदमी की बात करनी है, द ब्लाइंड पर्सन्स लिख सकते हैं, द ब्लाइंड बॉय लिख सकते हैं, द ब्लाइंड बॉयज लिख सकते हैं, यह हो सकता है। लेकिन कभी भी भूल के पीपुल्स मत कर दीजिएगा। अगर आपने पीपुल्स किया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, वो एरर हो जाएगा। दो जगह हम लोगों ने बात करी कि दो जगह एरर कहां कहां आ सकता है। एक और कॉमन नाउन में आपको याद रखना है, उस तीसरे के बाद में कॉमन नाउन पे आपका कमांड हो जाना चाहिए, जैसा मैं सोचता हूं। तीसरा क्या है? तो तीसरा आपको याद रखना है कि वी कांट यूज एपोस्ट्रोफे एस। हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं कर सकते हैं विथ द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव के साथ में एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, दिक्कत कहां स्टूडेंट को होती है। जैसे हमने कह दिया अंधों की जिंदगी, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? यहां लेते हैं द ब्लाइंड्स लाइफ। अब लोगों का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक क्या है उस पे देखिए पॉसेसिव जो हम बनाते हैं, तो पॉसेसिव बनाने का रूल क्या कहता है? पॉसेसिव का रूल क्या कहता है? दो चीजों की पॉसेसिव बनती है, एक बनती है लिविंग बॉडी की और एक बनती है नॉन लिविंग की। अब लोगों के दिमाग में जो पढ़ के आए हैं पहले से ग्रामर, ये बात है कि लिविंग के साथ हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। जैसे राम की गाय है तो हम कहेंगे राम्स काउ, क्योंकि राम लिविंग बॉडी है। नॉन लिविंग के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। जैसे हम कहेंगे कलम का ढक्कन, तो द कैप ऑफ द पेन,
कलम का ढक्कन हम आराम से लगा सकते हैं। तो अब दिमाग में ये डालिए कि ये हमारे दिमाग में बैठा है कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस और नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाना है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये हमारे दिमाग में बैठा है। अब यही ला करके हम कहें द ब्लाइंड में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो भाई। क्यों लगा दो? क्योंकि ब्लाइंड अंधे लोग तो हैं, लिविंग है तो उसमें क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपको लगता है सही है, लेकिन ये गलत है। आप कहेंगे कैसे गलत है? चलिए उसको भी हम प्रूव करते हैं कैसे गलत है। अब थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। थोड़ा देखिए, टेक योर टाइम, समय लीजिए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि एक क्लास में आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा देखिए, यहां हमने क्या लिखा, थोड़ा हम डिटेल में इसको दिखा दें आपको। द ब्लाइंड, अच्छा आपने कहा कि भैया ब्लाइंड जो है ये लिविंग बॉडी है, तो एपोस्ट्रॉफी एस, द ब्लाइंड्स, उसके बाद फिर क्या गए? लाइफ। ये हमने यहां पे लिखा। बढ़िया, आप ठीक समझ रहे हैं, लगा सकते हैं एपोस्ट्रॉफी क्योंकि लिविंग है। ये आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं। क्यों? जरा इसको तोड़ के देखिए तो भैया, तो ये क्या है? आर्टिकल। अलग अलग देखिए, आर्टिकल, अच्छी बात है। और ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। भाई दोनों एक साथ कॉमन नाउन है, अलग अलग ये आर्टिकल है और ये क्या है? एडजेक्टिव। अब अगला सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि क्या एडजेक्टिव में कोई भी प्लूरल मार्कर एस ई एस कुछ भी लगा सकते हैं? आगे आपका जवाब तुरंत आएगा, नहीं सर वो तो नाउन में लगाते हैं। तो इस कारण से ब्लाइंड में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि है तो वो एडजेक्टिव। कब वो कॉमन नाउन बन रहा है? जब वो इसके साथ जुट रहा है। एपोस्ट्रॉफी एस इन दोनों के साथ तो हम नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं इसके साथ, और ये है वर्चुअली क्या? एडजेक्टिव। तो वर्चुअली एडजेक्टिव है तो एपोस्ट्रॉफी एस यहां नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा भाई? है लिविंग बॉडी। लेकिन यहां लगाएंगे, वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस के जगह पे वी यूज ऑफ। हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का। मतलब द ब्लाइंड्स लाइफ ना लिख करके द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड लिखेंगे। तो तीन बातें मैंने कहा। क्या क्या बातें? थोड़ा देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले थे वो कॉमन नाउन से रिलेटेड था, और कॉमन नाउन से तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल है, एस नहीं लगाना, याद रखना, एस ई एस कभी नहीं लगाना। दूसरा मैंने क्या बताया कि कभी भी इनके साथ वर्ब जो यूज होगा वो प्लूरल ही होगा। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया? कि आप उसके साथ क्या करेंगे? तो पीपल का यूज नहीं करेंगे। चौथी बात क्या बताया? कि पर्सन और पर्सन्स कर सकते हैं एक यूनिट या एक से ज्यादा यूनिट में, बॉय और बॉयज कर सकते हैं। फिर यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आगे नाउन सिंगुलर, एक मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन और आपको मैं समझा दूं, एक क्वेश्चन और आज वाले में थोड़ा सा समझा देता हूं। एक बात देखिए, यहां भी आप फंस सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं। देखिए इस उज्योति लर्निंग में हम लोग इस बात का पूरा भरोसा कर देना चाहते हैं कि आपसे एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बात गौर करिए, मैंने ये तो कह दिया आपको कि द प्लस में एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल है, और आगे में प्लूरल वर्ब लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे हम कहेंगे द पुअर आर नीडी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ जाइए, एकदम सही चीज है, सही कॉन्सेप्ट आपने समझा। लेकिन अब फिर आगे आपको समझाना मुझे क्या है कि मान लीजिए कि द प्लस एडजेक्टिव, अभी अभी आपको मैंने दो रेफरेंस कॉमन नाउन का बताया था। एक रेफरेंस मैंने बताया था स्पेसिफिक, और दूसरा क्या बताया था? जेनेरिक। तो ये जेनेरिक में तो सही है, ये रेफरेंस कैसा है? जेनेरिक है, जब पूरी जाति को दिखा रहे हैं, गरीब लोग, ठीक है, तो ठीक है भैया, प्लूरल मानेंगे, आर लगाएंगे। लेकिन अगर द प्लस एडजेक्टिव स्पेसिफिक रेफरेंस में आ गया, आप कहिएगा सर स्पेसिफिक रेफरेंस क्या? एक को दिखाए, एक से ज्यादा, दो को दिखाए, तीन को दिखाए, चार को दिखाए, तो द प्लस एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आएगा। बस यहीं पर फोकस डालिए, द प्लस एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आएगा। अब ये नाउन अगर सिंगुलर होगा, ध्यान दीजिएगा, तो फिर आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ये नाउन अगर प्लूरल होगा तो आगे वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा।
कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो एक यूनिट को दिखाएगा, अगर ये प्लूरल होगा तो एक से ज्यादा यूनिट को दिखाएगा। तो जब एक यूनिट को दिखाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब एक से ज्यादा यूनिट को दिखाएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। द ब्लाइंड बॉय, द ब्लाइंड बॉय, बॉय अब एक को दिखा रहा है, एक अंधा लड़का इज सिटिंग ओवर देयर, वहां बैठा है, इज सिटिंग ओवर देयर। देख लीजिए, एक की बात कर रहे हैं, इज लगा दिए, और वहीं पे द ब्लाइंड बॉयज, अब देखिए यहां पे बॉयज कर दिए, एक से ज्यादा, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो सकता है, आर सिटिंग ओवर देयर, अब यहां आर लगा दिए, आर सिटिंग ओवर देयर, वहां बैठे हैं। बस ये बात समझ लीजिएगा कि जब अकेला आ जाए, यहां से यहां अकेला आ गया द प्लस एडजेक्टिव, पूरी जाति को दिखाएगा, जेनरिक रेफरेंस है, प्लूरल ही होगा। लेकिन अगर उसके साथ एक नाउन आ गया तो स्पेसिफिक रेफरेंस है। तब देखिएगा, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर कीजिएगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल कीजिएगा। ठीक है। एक बात और बताऊं कि हम लोग काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो कीप ऑन शेयरिंग, शेयरिंग तो करते रहिए ताकि आगे तक बात जा सके। तो हम लोग आज कॉमन नाउन को यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, कॉमन नाउन के बाद एक पहेली आने वाली है कलेक्टिव नाउन की। देखिए, कलेक्टिव नाउन को समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले बात आप समझिए कि कलेक्टिव नाउन की जो पहेली है ना, वो कई क्वेश्चंस में आपको नजर आएगी कि बच्चे समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जब समझाया जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि बहुत आसान है, चीजें सब कुछ मालूम है आपको, सिर्फ आपको एक रास्ता जानने की जरूरत है।